Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the Constitution of India, that is federal system of India. Whether India is a federal country or unitary country, ये हम यहाँ पे देखेंगे. तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझाया भी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. मैंने आपको बताया जब कोई भी देश जो है अपने लिए सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन बना लेता है, कुछ प्रिंसिपल बना लेता है और उसको जो है इन द फॉर्म ऑफ बुक या फिर लीगल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसको लिख देता है और उन्हीं चीज़ों के अंडर फिर देश चलाया जाता है, तो उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने जो है 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया. हालांकि ये 26 जनवरी 1949 को रेडी हो गया था, लेकिन हमने इसको अडॉप्ट जो किया वो हमने इसको 26 जनवरी 1950 को किया. उसके बाद जो है हमारा जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चलता है. इस चीज़ को ये दिखाता है कि हमारे पे अब किसी सॉवरन का जो है कंट्रोल नहीं है, किसी बाहरी ताकत का एक्सटर्नल जो पावर्स होती हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है. यहाँ पे लोग ही सुप्रीम है, लोगों के द्वारा ही जो है सरकार को चलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी हैं. फिर आपने कुछ बेसिक्स फीचर्स पढ़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिख रखा है, उनके हम बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी. बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे 470 आर्टिकल्स हैं, 25 जो है यहाँ पे पार्ट है, चैप्टर हैं और 12 यहाँ पे शेड्यूल हैं. आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे 95 आर्टिकल थे. तो 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे. तो उसके अलावा हमने देखा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक है, सॉवरन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है. आपने यहाँ पे देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े सारे राइट्स दे रखे हैं यहाँ के लोगों को, ताकि वो अपनी ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके. कुछ ड्यूटीज़ भी हैं सेक्शन आर्टिकल 51A के अंडर दे रखी हैं. इंडियन जहाँ पे जुडिशरी जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तभी जो है हमारे इन राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा. अगर आपके राइट को एक्सप्लॉइट किया जाता है या आपके राइट की वायलेशन की जाती है थ्रू गवर्नमेंट या फिर सिस्टम या पार्लियामेंट के द्वारा या एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. आपके राइट को और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है, जुडिशरी करती है. तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है. जुडिशरी की इंडिपेंडेंट से मतलब ये है कि उस पर किसी तरीके का कोई भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं होगा वाइल मेकिंग डिसीजंस. ये आपने देखा. उसके बाद देखा कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है. यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज भी 18 साल से ऊपर जो लोग हैं वो वोट डाल सकते हैं. और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है. यहाँ पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ओनली वन हैंड पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है. यहाँ पे पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है. अब तो यहाँ पे पंचायती राज एक्ट आ गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग लोकल मैटर्स में पंचायत्स को और एमसी को ही पावर दी गई है कि वो अपने रूल एंड रेगुलेशन जो है बना सकते हैं. ये आपने पढ़ा. अब हम देखेंगे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेचर है ये फेडरल है या यूनिटरी है. अब पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये फेडरल होता क्या है और यूनिटरी क्या होता है. देखिए फेडरल सिस्टम, देखिए कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो फेडरल होगा या फिर वो जो है यूनिटरी होगा. फेडरल में क्या होता है कि सारी पावर्स सेंटर के पास ही होती है, सेंटर ही सुप्रीम होता है. देश के लिए सारे कानून जो है वो सेंटर ही बनाता है, उसमें स्टेट्स का कोई भी रोल नहीं होता है. स्टेट को सारे ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, सारे लॉ फॉलो करने पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल लेजिस्लेशन के, सेंटर एग्जीक्यूशन के. लेकिन जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ नहीं सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा गलत बता गया यहाँ पे. जो फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंट्रल स्टेट. सेंटर के पास अपनी पावर्स होती हैं किसी को काम करने की, और उससे रिलेटेड वो वहाँ पे जो है वो लॉ भी बना सकते हैं. और स्टेट के पास अपनी पावर्स होती हैं, वो उन मैटर्स पे लॉ भी बना सकते हैं और वो काम भी कर सकते हैं. तो फेडरल सिस्टम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ जो है फेडरल सिस्टम के फीचर्स हैं और कहाँ कहाँ यूनिटरी फॉर्म के फीचर्स हैं, ये हमने देखना पड़ेगा. अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम क्या होता है कि सारी पावर्स जो हैं वो सिर्फ सेंटर के पास ही होती हैं. सेंटर जो है वो एक सुप्रीम होता है. जितने भी लॉ बनाए जाते हैं वो सेंट्रल के थ्रू माने जाते हैं. स्टेट कुछ भी वहाँ पे नहीं करती, स्टेट को उन लॉ को फॉलो करना होता है.
लेकिन फेडरल सिस्टम में जो होता है वहाँ पे पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लॉ मेकिंग पावर्स भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर अपने मैटर में लॉ बनाती है और उस पर काम करती है, और सेंटर अपने मैटर में काम करती है, लॉ बनाती है। तो इंडिया जो है हम ये बोल सकते हैं कि फेडरल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर स्टेट दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पावर दे रखी है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं आजकल के जो वेलफेयर कंट्री का सिस्टम आ गया है, सभी देश जो है उनका मैक्सिमम जो फोकस होता है लोगों का कल्याण करना, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, स्टेट होते हैं, उन पे जो सेंटर का जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे उनका कंट्रोल उन पे रहता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया फेडरल सिस्टम है, हम जो है इसको साबित करेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ प्रोविजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। द इंडियन देखिए फेडरल सिस्टम में क्या होता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेंटर एंड स्टेट, वेयर एज द यूनिटरी सिस्टम इट ऑल पावर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको क्लियर होगा अब। इसके अलावा द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली इन द एरिया इन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंट्रल स्टेट फेडरल सिस्टम में सेंट्रल स्टेट जो है मिल के काम करते हैं अपने अपने एरियाज़ में अंडर द फेडरल सिस्टम। और यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर सारी अथॉरिटी जो होती है वो यूनिटरी गवर्नमेंट के पास होती है, सेंटर के पास ही होती है। सेवरल टाइम द क्वेश्चन अराइजेज दैट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेदर इट इज अ फेडरल यूनिटी। बहुत बार ये क्वेश्चन राइज होता है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है या फिर एक जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इससे हमें जो है भीमराव अंबेडकर ने भी बोला था कि ऑल दो सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर है फिर भी हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड फीचर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग यूनिटी फीचर्स तो हैं, लेकिन फिर भी हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री मान सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा बड़े सारे और राइटर्स हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि ना तो इंडिया फुली फेडरल है और ना ही फुली यूनिटरी है। ये आगे आप देख लेंगे जब आपको प्रोविज़न यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1963 ऐसी केस में, इस केसेस में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है फुली फेडरल नहीं माना गया। इट मीन्स कि फुली फेडरल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फुली फेडरल नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं सेंटर सुप्रीम हो जाता है बड़े सारे मैटर्स में। सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट के पास कम है, क्योंकि फेडरल सिस्टम में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। लेकिन अगर हम जब बोल रहे हैं कि इंडिया जो फुली फेडरल नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल अथॉरिटीज़ के पास ज़्यादा पावर है इंडिया पे लॉ बनाने की ये या उस पर काम करने की। तो यूनिटरी फीचर भी है, इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो SR बोमल वसीद इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया AI 1994 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड क्वाजी फेडरल। तो इन्होंने इसको क्वाजी फेडरल माना है, ना इसको पूरी तरह इन्होंने फेडरल माना है, ना इसको पूरी तरह जो है यूनिटरल माना है। क्योंकि फेडरल में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं ना कहीं सेंटर ज़्यादा लॉ बनाता है, तो वहाँ पे यूनिटरी के फीचर्स भी इट मीन्स हैं। यहाँ पे सुप्रीम जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेल्ड टू, इस केस में साफ बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल है। इट मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के पास बराबर की पावर होती है। तो ऐसे प्रोविज़न हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ से ये प्रूव होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के पास पावर्स हैं। लेकिन हम वो एलिमेंट भी देखेंगे जहाँ पे जो है सेंटर जो है सुप्रीम हो जाता है, एब्सोल्यूट पावर जो है सेंटर के पास आ जाती है फॉर द लॉ मेकिंग, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है फेडरल ना होकर कहीं ना कहीं यूनिटरी है, जहाँ पे सारी पावर सेंटर को ही पास होती है कानून बनाने की और देश को चलाने की। तो कौन कौन से ऐसे फीचर हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के वो देख लेते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मान लीजिए जिस भी देश का अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो वहाँ पे हमेशा सारी चीज़ों को रिटन में लिखा होता है। तो सेंटर की पावरों को लिखा हुआ है, स्टेट की पावरों को लिखा हुआ है, उनके अपने अपने एरियाज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा ही फेडरल सिस्टम ही होता है।
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू बी रिटन बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड इज द स्टेट ज्वाइन इन द यूनियन हार्मनी कोऑपरेशन कंसिस्टेंसी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होगा तो अगर आप सेंट्रल स्टेट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर भी देंगे तो हम कभी भी जो है स्टेट सेंटर उसको मानेगा नहीं, सेंटर जो है अपनी ही मोनोपोली चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और वहाँ पे जुडिशरी है, तो जुडिशरी जब अगर सेंटर जो है अपनी ज़्यादा पावर यूज़ करने की कोशिश करता है तो उस टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको जुडिशरी हमारी जो उसको रोक सकती है। इट मीन्स कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ही पॉसिबल है फेडरल सिस्टम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है, तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता चलती है, यहाँ पे किसी मोनार्च का सिस्टम नहीं चलता है या यहाँ पे कोई जो है किसी राजा का सिस्टम नहीं चलता है। द फेडरल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, हमेशा फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। देयर इज नो लॉ पावर्ड अबव द कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। 3 ऑर्गेन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑब्टेन देयर पावर्स फ्रॉम द, और ये अपनी अपनी पावरें कहाँ से लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल द अबव क्राइटेरिया, इट इज़ सुप्रीम, देयर इज नो लॉ और पावर अबव इट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ, लेजिस्लेटिव कैन नॉट फ्रेम एनी लॉ, विधानपालिका ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। तो इट मीन्स यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे सुप्रीम होता है वहाँ पे हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और यहाँ पे रिव्यू कमेटी भी होती है और रिव्यू कमेटी हमेशा ये देखती है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जा रहा है, क्या उसको अमेंड तो नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे जो हमारा फेडरल सिस्टम है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और यहाँ पे सेंट्रल स्टेट की अपनी अपनी पावर डिवाइड है और आप इनको जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को अमेंड करना इतना आसान नहीं है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना अमेरिका की तरह बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है और जो है बाकी कई कंट्री ऐसी हैं बिल्कुल इजी भी नहीं है। तो इंडिया ने जो मिडिल पाथ है उसको अडॉप्ट किया है कि कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं और कुछ मैटर ऐसे हैं जिनको आप ईजिली जो है उनके प्रोविज़न को अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। और फेडरल सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है तो आप कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट की पावरें छीन नहीं सकती है। जो पावर स्टेट को मिली है वो हमेशा बनी ही रहेंगी। इट मीन्स हम ये बोल, क्योंकि वहाँ पे अमेंडमेंट का सिस्टम बहुत जो है टफ है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ प्रोविजन है जिसको अमेंड नहीं कर सकते। जैसे आप सेकुलर सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक सिस्टम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है रिपब्लिक और सॉवरेनिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट कभी भी जो है ख़त्म नहीं हो सकते हैं ये कुछ। और फेडरल सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कंट्री एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। दूसरी बात रिजिड है और इन चीज़ों को अमेंड भी नहीं किया जा सकता। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म ही ज़्यादा चलता है। इसके अलावा आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन मैंशनड इन द 7th शेड्यूल। मैंने आपको बताया ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 25 चैप्टर हैं और 470 आर्टिकल्स हैं। तो जो शेड्यूल 7th है उसमें 3 लिस्ट बता रखे हैं, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट। ये 3 लिस्टें बनाई हैं। इन तीनों लिस्ट में जो है अपनी अपनी पावर्स होती है। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़े सारे मैटर दे रखे हैं, वो उन पर कानून भी बना सकते हैं और उनको अपने तरीके से चला सकते हैं। जैसे डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, जो है जो हमारा एयर सिस्टम है वो हो गया, हमारा जितना भी डिफेंस सिस्टम हो गया, ये सारे मैटर पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया गया है। आपने देखा होगा। हाँ, पोस्टल सिस्टम इंडिया में हो गया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है बड़ी सारी पावर्स दे रखी हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे
या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड सभी मैटर जो स्टेट गवर्नमेंट ही देती है, इस पे लॉ भी बनाती है और इसको जो है अमेंड भी कर सकती है, अपने तरीके से चलाती है। तो भी आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट के अपने रेवेन्यू एक्ट होते हैं, वहाँ की पुलिस सिस्टम अपना होता है, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे अपना होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट लिस्ट में इन मैटर्स को दे रखा है, वो उन पे लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है की गई है। इसके अलावा एक कंकरेंट लिस्ट भी होती है। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे सेंट्रल स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हो गया, फैमिली लॉ से रिलेटेड हो गया, या फिर सीआरपीसी सीपीसी हो गया। इन सभी मैटर्स पे जो है सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है। हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन सिस्टम जो है फेडरल सिस्टम है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, देखिए मैंने आपको पहले बताया, अगर कंट्री की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो वहाँ पे मान लीजिए फेडरल सिस्टम ही होगा, क्योंकि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑलरेडी कर रखा है, तो फिर अगर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बनाने की कोशिश करती है किसी स्टेट लिस्ट में, जैसे मान लीजिए एजुकेशन पे या फिर रेवेन्यू पे, तो वो नहीं बना सकती कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख रखा है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी काम करता है तो हमारे पास जुडिशरी है, जुडिशरी में जो है सुप्रीम कोर्ट है, उस एक्ट को, उस लॉ को, उस रूल को क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है ये बताती है कि इंडियन सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंडियन सिस्टम जो है फेडरल सिस्टम है, क्योंकि लेकिन बहुत सारे केसेस में, और भीमराव अंबेडकर ने खुद ये बोला है कि इंडिया फुली जो है फेडरल नहीं है। हालांकि फेडरल होने के फीचर्स यहाँ पे आपने देखे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, यहाँ पे रिजिडिटी है, यहाँ पे जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारी पावर सेंटर के पास ही होती हैं, स्टेट के पास। तो ऐसे प्रोविज़न भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे ऐसा लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ना होकर यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम है। इसको देख लेते हैं क्या क्या है। तो आपके पास सबसे पहला एलिमेंट है सिंगल सिटीजनशिप। तो देखिए हमारे देश में, मैंने आपको पहले ही फीचर्स में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप आपको देश की है, ना कि किसी स्टेट की। आप रिस्पॉन्सिबल हैं टूवर्ड नेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे एक पता चलता है कि आपको जब दोहरी नागरिकता अगर दी जाती तो हम ये मान लेते कि जो है वहाँ पे फेडरल सिस्टम है। लेकिन जब आपको सिंगल सिटीजन, आपकी स्टेट, अपनी स्टेट के टुवर्ड कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एंड पार्लियामेंट के अंडर, तो इट मीन्स कि यहाँ पे सिंगल सिटीजन आपको प्रोवाइड कराई गई है। ये एक फीचर होता है यूनाइटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम का। जैसे अमेरिका है, अमेरिका भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। वो जिस स्टेट में रहता है उसको वहाँ की नागरिकता भी होती है और वो अमेरिका का भी नागरिक होता है। लेकिन इंडिया में सिर्फ इंडिया की नागरिकता होती है, स्टेट की नागरिकता नहीं होती है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता है, एक जम्मू कश्मीर की और एक इंडिया की। ये एक अच्छा फीचर भी है, सिंगल सिटीजन भी होनी चाहिए। आप देश के प्रति जो है हमेशा वफादार होने चाहिए, किसी स्टेट के प्रति नहीं। लेकिन अब 370 होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, जम्मू कश्मीर में भी अब क्या है, सिंगल सिटीजन का प्रोविज़न जो है आ जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। गवर्नर जो होता है किसी भी स्टेट का हेड होता है, जैसे सेंटर में जिस नेशन का हेड प्रेसिडेंट होता है, वैसे स्टेट में उस स्टेट का हेड गवर्नर होता है। गवर्नर जो हमेशा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वहाँ की सरकार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो सीधा सेंटर के टूवर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। और कोई भी लॉ, स्टेट में कोई भी लॉ जो है विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द गवर्नर नहीं बन सकता है। इट मीन्स गवर्नर सेंटर से अपॉइंट होके आता है और वो रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड सेंटर ही होता है। इट मीन्स वो स्टेट के किसी भी काम को रोक सकता है। अगर स्टेट कोई भी लॉ बनाती है, अगर सेंटर से उसको डायरेक्शन आती है, तो गवर्नर उस लॉ पे साइन करने से रोक सकता है। इसका तो यहाँ पे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लॉ को बनने से रोक सकती है। इट मीन्स ये यूनिटरी फीचर यहाँ पे हो जाता है। आप यहाँ पे पढ़िए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, कानून बनाने के अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है। इससे ये क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं इंडिया इज़ अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने आपको पहले बताया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट जिस पे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और स्टेट लिस्ट पे जितने भी मैटर्स होते हैं पे सेंट्रल लॉ बनाती है, और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कि मिल के लॉ बनाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिख रखा है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस लॉ मेकिंग पावर
Constitution of India is unitary due to following reason. When there is a inconsistency between the law enacted by the parliament and state legislation, then the law enacted by the parliament will supersede. अब आपने कंक्रीट लिस्ट देखा, यहाँ पे सेंटर भी लॉ बना सकता है किसी मैटर पे, और स्टेट भी लॉ बना सकती है. अब मान लीजिए स्टेट ने एक ऐसा लॉ बनाया जो कि सेंटर भी अपना लॉ बनाएगी और स्टेट भी अपना लॉ बनाएगी सेम मैटर पे, और स्टेट का लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट विद द सेंटर लॉ है, मतलब उसके कुछ प्रोविजन जो है सेंट्रल लॉ से मैच नहीं करते हैं, तो वहाँ पे सेंट्रल लॉ ही जो है सुपरसेड माना जाएगा. तो यूनिटरी फीचर हुआ. दूसरा, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के लिए कानून बना सकती है. नेशनल इंटरेस्ट में जब देश का मुद्दा है, किसी भी स्टेट में अगर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जो कि उस स्टेट का मुद्दा ना रह के पूरे देश का इंटरेस्ट उसमें आ जाता है, तो सेंटर वहाँ पे लॉ बना सकती है. स्टेट की लॉ की वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी. ये भी यूनिटरी फीचर है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 248 रेजिस्ट्री पावर, इसके अलावा रेजिस्ट्री पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई है. देखिए स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है. इन लिस्ट में तो सारे मैटर लिख रखे हैं, सारे बहुत लंबी लिस्ट है. परिवार नियोजन हो गया, फैमिली मैटर्स हो गया, एजुकेशन के मैटर, लॉ एंड ऑर्डर के मैटर, हॉस्पिटल के मैटर, डिफेंस के मैटर, टेलीकम्युनिकेशंस के मैटर, पोस्टल के मैटर, फॉरेन अफेयर्स के मैटर, इन सभी को अपने अपने लिस्ट में डिफाइन कर रखा है. लेकिन कोई ऐसा मैटर जिस पे अभी लिखा ना गया हो, कोई ऐसा मैटर नया सामने आता है जो कि किसी भी लिस्ट में लिखा गया, तो फिर वो उस मैटर पे कानून बनाने का अधिकार हमेशा सेंटर को होगा. उसको रेसिड्यूरी पावर्स बोलते हैं. इट मीन्स यहाँ पे भी सुप्रीम हो जाता है. लॉ मेकिंग पावर में ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फा अवे सुप्रीम है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, तो हम इसको यूनिटरी फीचर मान सकते हैं. पावर टू क्रिएट न्यू लॉ, न्यू स्टेट्स, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो कभी भी नई स्टेट बना सकती है. देखिए कितनी ज़्यादा स्टेट हमारे अभी हैदराबाद और तेलंगाना अलग हुए और एक नया जो है वहाँ पे 2 स्टेट्स बन गई. इसी तरीके से कभी पंजाब हरियाणा बने थे, हिमाचल बना था. इस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ झारखंड जो है यूपी और बिहार से अलग हुए थे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नई स्टेट बना सकती है. तो स्टेट का इस पर कोई भी रोल नहीं होता. कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई स्टेट क्रिएट कर सकती है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग. द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, उनकी बाउंड्री को इंक्रीज करना, उनकी बाउंड्री को कम करना, उनकी नेम को चेंज करना, ये सारी पावर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है. इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS जो होते हैं, IPS होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये करते स्टेट में काम है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होते हैं. इससे भी पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो ये इशारा करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम भी है. फिर भी मैं यहाँ पे आफ्टर द कंक्लूजन यही बोलूँगा कि स्टिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है. ना तो ये पूरी तरह फेडरल है और ना ही ये पूरी तरह जो है यूनिटरल है. आपने प्रोविज़न देख लिए, इससे क्लियर होता है कि कहाँ पे इसके ऐसे फीचर्स हैं जहाँ के इसको फेडरल बनाते हैं और कहाँ पे इसके कुछ फीचर्स को यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.